हरे कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, इनोवेटिव ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर महेश जोशी। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी कि कौन सी महादशा कैसे रिजल्ट देगी, वो हम किस तरीके से देखें। उसके अंदर हमने साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड को यूज किया था। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि एक गिवन महादशा के अंदर अंतरदशा कौन से कैसे रिजल्ट देगी। जब हम किसी भी जन्म कुंडली को एनालिसिस करते हैं तो जन्म कुंडली के एनालिसिस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कि आपकी कुंडली के अंदर कौन कौन से प्रॉमिस या योग बन रहे हैं, आपकी जिंदगी किस तरीके से गुजरेगी, कौन कौन सी घटनाएं आपकी जिंदगी के अंदर मुख्य रूप से होंगी, जिसको हम कुंडली एनालिसिस बोलते हैं। अब आपको जब पता चल जाता है, आप अलग अलग भावों और उनके स्वामियों को एनालाइज करते हैं और उसके बेस पर निर्धारित करते हैं कि आपके कौन से भाव प्रमुख रूप से बहुत मजबूत हैं और उनके आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। इसे हम बोलते हैं प्रॉमिस। जब हम प्रॉमिस देख लेते हैं तो हमारा दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम होता है कि हमें जो पता लगा कि कौन से परिणाम मिल सकते हैं, वो आपको जिंदगी के किस दौर में मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस समय पर मिलेंगे, या मिल भी पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। ये निर्धारित होता है दशा और ट्रांजिट पर। आपकी जिंदगी में जो इवेंट का जो सीक्वेंस होता है, किस समय पर कौन सा इवेंट होगा, वो आपकी दशाएं और ट्रांजिट मेनली उसको सिग्निफाई करते हैं। डिसाइड इसी बेस पर होता है कि दशाएं निर्धारित करती है कि अब आपका उचित समय आ गया है, और ट्रांजिट उस समय को और भी ज्यादा पिन पॉइंट करने में हेल्प करता है। दशाओं में जो मुख्य दशा होती है उसे हम बोलते हैं महादशा। महादशा के बेस पर यदि हम किसी भी चीज को एनालाइज करना चाहें तो आपको पता है कि महादशा बहुत लंबे समय की होती है। महादशा सूर्य की 6 साल की होती है सबसे कम, और इसके बाद शुक्र की 20 ईयर्स की होती है। तो 6 से 20 साल के बीच में अलग अलग ग्रहों की महादशा का एक बहुत लंबा पीरियड होता है। अब एक पूरे महादशा के पीरियड में आपको एक जैसे परिणाम तो मिल नहीं सकते। सपोज शुक्र की आपकी 20 साल की महादशा आई तो पूरे 20 साल की महादशा एक जैसी तो जाएगी नहीं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में आपको उसके साइन लॉर्ड और स्टार लॉर्ड के प्लेसमेंट के बेस पर बताया था कि एक महादशा किस तरीके की जा सकती है, मगर बिल्कुल वैसी ही जाएगी ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि महादशा के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है आपकी जिंदगी के अंदर, कोई भी घटना घटित कब होगी वो निर्धारित करना अंतरदशा का काम है, महादशा का काम नहीं है। महादशा आपके एक पर्टिकुलर पीरियड का ओवरऑल आपको ये असेस करके बताएगा कि ये 6 साल का पीरियड या 20 साल का पीरियड जो भी महादशा है, आपका एवरेज इस तरीके का जाना चाहिए। अब उसके अंदर उतार चढ़ाव आएंगे, जिंदगी कभी भी एक जैसी नहीं चलती। सपोज आपकी बहुत ही बेहतरीन महादशा है, तभी भी उसका पूरा समय एक जैसा नहीं आ सकता, उसके अंदर उतार चढ़ाव आएंगे, मगर वो बेहतरीन है तो ओवरऑल आपके लिए वो अच्छी जाएगी, इतना हम कह सकते हैं। अब वो उतार चढ़ाव को देखने का तरीका आपका होता है, जिसे हम बोलते हैं अंतरदशा से। आप एग्जाम्पल समझिए, हम यहां से किसी लंबे रोड पर दिल्ली से सपोज हम जयपुर जा रहे हैं, वो हमें पता है कि बहुत शानदार रोड है, तो हम ओवरऑल कह सकते हैं कि हम 4 या 5 घंटे में बड़े आसानी से पहुंच जाएंगे। मगर आप देखेंगे कि रास्ते में वहां पर आपको कहीं न कहीं रेड लाइट मिलेगी, कहीं ट्रैफिक जाम मिलेगा, कहीं कोई शहर मिलेंगे जिनसे निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो बीच बीच में आपको परेशानियां आएंगी। तो वो परेशानियां एक्चुअली आपको, और रास्ते में कई जगह ऐसा होगा आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आप आसानी से चलते जाओगे, बगैर किसी डिफिकल्टी के चलते जाओगे। इस तो वो आपकी अंतरदशाएं निर्धारित करती हैं। ओवरऑल हम बता रहे हैं कि दिल्ली टू जयपुर आप आसानी से जा सकते हो, ये आपकी महादशा है। मगर आसानी से जाने में भी रास्ते में आपको कहीं न कहीं परेशानियां आएंगी, या कहीं न कहीं बहुत आसानी से आप निकलोगे, वो आपकी अंतरदशा है। अब अंतरदशाओं को निर्धारित करने के मल्टीपल वेज है। आप मेरी इस पूरी सीरीज को देखते रहिएगा, मैं आपको यहां पर समझाऊंगा क्या मल्टीपल वेज है। आज मैं इसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि एक महादशा के अंदर अंतरदशा कैसे रिजल्ट देगी। जब भी हमारे पास कोई व्यक्ति आता है और वो अपने बारे में कुछ पूछता है, उसका करंट समय कैसा जा रहा है और यह आने वाला समय कैसा जाएगा, तो अब हमें महादशा और अंतरदशा को मिलाकर एनालाइज करना चाहिए, और ये दोनों निर्धारित करती हैं कि आपका समय कैसा जाएगा। इसमें मैं आपको एक और बात बहुत जरूरी बता देना चाहता हूं। जनरली आपने बहुत सारे शास्त्रों में पढ़ा होगा, लघु पाराशरी में भी, कि दशा फल कैसा जाएगा उसको अधिकतर लोग लॉर्डशिप के बेस पर निर्धारित करते हैं।
कि ये प्लेनेट इस भाव का लॉर्ड है तो इस तरीके के दशा रिजल्ट जाएंगे, जबकि वो पूरी तरीके से सत्य बात नहीं है। दशा रिजल्ट मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। उनमें से एक फैक्टर की बात मैं आज की क्लास में करूंगा, कुछ और फैक्टर की बात आने वाली क्लास में करूंगा, और जब उन सभी फैक्टर्स को हम मिलाते हैं तो पूरी तरीके से तभी हम कंक्लूड कर पाते हैं। आप इन सभी वीडियोस को ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। बीच में मैं हर वीडियो की तरह आज फिर एक सूचना दूंगा कि हमारा एक प्योर ओरिजिनल आरजी राव द्वारा रचित भृगु नंदी नाड़ी का कोर्स 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाला है। केवल हम ही ओरिजिनल आरजी राव की भृगु नंदी नाड़ी कराते हैं, ये भी हम बता देते हैं। तो आपको यदि ज्वाइन करना है तो 1 अप्रैल 2026 से आप रजिस्टर कर सकते हो। और ज्योतिष उपाय एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज का एक बहुत ऑथेंटिक और सटीक कोर्स हम शुरू करने वाले हैं 1 मई 2026 से, जिसके अंदर हम बहाने, दबाने और जलाने वाली, तंत्र वाली और इस तरीके की टोने टोटके की कोई भी रेमेडी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो जो दोस्त इन चीजों में बिलीव करते हैं वो हमारे कोर्स को ना ज्वाइन करें, मगर जो एक्चुअल जो शास्त्रों बेस्ड रेमेडीज, धर्म आधारित रेमेडीज के बारे में जो बात करना चाहते हैं वो हमारे कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। और इसके लिए आप हमारे नंबर 9013798899 पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। अब आ जाता हूं मैं एक महादशा के अंदर अंतरदशा किस तरीके के परिणाम देगी, उसके लिए हम क्या करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पूरे 27 नक्षत्रों की एक लिस्ट ले लेनी है। जैसे मैं यहां पर आपके सामने ये 27 नक्षत्रों की ये लिस्ट दिखाई हुई है, अश्विन से लेकर रेवती तक। इसके अंदर आपको अभिजीत नक्षत्र को कंसीडर नहीं करना है। अब 27 नक्षत्रों की आपको लिस्ट लेनी है। आपको यह देखना है कि आपके जिस प्लेनेट की महादशा चल रही है और जिस प्लेनेट की अंतरदशा चल रही है, उन दोनों प्लेनेट्स को आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बताता हूं किस तरीके से यूज करना है, हम प्रैक्टिकली आप सीख कर जाएंगे और ये आप बिलीव करें कि ये बहुत ही ज्यादा सटीक आपको परिणाम देने में कैपेबल होगी। हम कोई भी एक कुंडली खोल लेते हैं। ये हम कुंडली खोलते हैं और इस व्यक्ति की करंट में जो दशा चल रही है वो आपकी जुपिटर की महादशा में सैटर्न की अंतरदशा चल रही है। जुपिटर की महादशा के अंदर सैटर्न की अंतरदशा है। तो इसको किस तरीके से देखना है, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आप यहां पर लिख लीजिए, जुपिटर की महादशा है हमारी, जुपिटर एमडी एंड सैटर्न एडी। जुपिटर की महादशा के अंदर शनि की अंतरदशा है। यह पीरियड हमारा किस तरीके का जाएगा उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। तो आप क्या करिए, जुपिटर का नक्षत्र निकालिए आपकी कुंडली में। ट्रांजिट वाले जुपिटर का नहीं निकालना है, आपकी नेटल कुंडली में जुपिटर जिसकी महादशा चल रही है वो किस नक्षत्र में है, महादशा लॉर्ड का नक्षत्र आपको पता करना है। यहां पर जुपिटर को हम देखते हैं, यहां पर इस कुंडली के अंदर जुपिटर कहां पर बैठा हुआ है, वो 2 साइन में 17 डिग्री 54 मिनट पर बैठा है। टॉरस में 17 डिग्री 54 मिनट पर बैठा है। इसके अंदर ये चौथा नक्षत्र आएगा जिसको हम बोलते हैं रोहिणी नक्षत्र। वैसे भी आप यदि कहीं पर भी जाओगे एस्ट्रोसेज वगैरह में भी आपको पता चल जाएगा जुपिटर किस नक्षत्र में है। रोहिणी नक्षत्र में आपको नक्षत्र का नंबर पता होना चाहिए 4। रोहिणी नक्षत्र में अब हम देखेंगे इसके अंदर शनि की अंतरदशा चल रही है। तो शनि हम देखते हैं अपनी राशि एक्वेरियस के अंदर 21 डिग्री 20 मिनट पर बैठा हुआ है। 21 डिग्री 20 मिनट का मतलब है जो शनि है वो आपके 24वें नक्षत्र में बैठा हुआ है। 24th नक्षत्र में शनि होगा इस समय पर। आप देखिए शनि का नक्षत्र कौन सा है, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, सॉरी शनि का नक्षत्र, सॉरी माफ कीजिएगा, ये पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में आ गया 20 डिग्री के बाद। 20 डिग्री से पहले होता तो 24th, ये 25th नक्षत्र में बैठा हुआ है। 20 डिग्री से आपका पूर्व भाद्रपदा शुरू हो जाता है। तो ये आपका पूर्व भाद्रपदा आपका 25th नक्षत्र होता है। तो जुपिटर का 4th नक्षत्र था और सैटर्न का 25th नक्षत्र था। ये दोनों चीजें आपको नोट कर लेनी है। तो जुपिटर का नक्षत्र है रोहिणी, रोहिणी लिखा हमने। और जो अंतरदशा लॉर्ड को बाद में लिखना है, एडी लॉर्ड है आपका, एडी लॉर्ड सैटर्न। सैटर्न का जो नक्षत्र है वो हमारा पूर्व भाद्रपदा है, पूर्व भाद्रपदा। और इसका जो नक्षत्र है वो हमारा 24th नक्षत्र हो गया आपका, वो सॉरी 25th। रोहिणी नक्षत्र होता है 4th
अब देखने के लिए जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, जिसको आइडिया नहीं हो, बिल्कुल वो भी देख सकता है। यहां पर आप चले जाएंगे तो आपका रोहिणी नक्षत्र 4 हो गया और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र 25 हो गया। इससे आपको केवल नक्षत्र का नंबर नोट करना है और कुछ बहुत ज्यादा चीज की यहां पर जरूरत आपको पड़ेगी नहीं। अब हमें क्या करना है, जो महादशा लॉर्ड से अंतरदशा लॉर्ड के नक्षत्र को काउंट करेंगे। महादशा लॉर्ड से लेकर अंतरदशा लॉर्ड के नक्षत्र को काउंट करेंगे। उसमें महादशा लॉर्ड के नक्षत्र को एक नंबर लेंगे। तो 4 से 25 तक जब आप जाओगे, आप गिनते चले जाइए, तो यहां पर आपके 4 के बाद 21, ये 22वां नक्षत्र होगा, 22 नक्षत्र। इसको गिनने में भी गलती करते हैं, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। 22 कैसा है, आप 4 से गिनना शुरू करेंगे, 4 को नहीं छोड़ेंगे और 25 को भी नहीं छोड़ेंगे। 4 से गिनना शुरू करेंगे और 25 तक गिनेंगे, 4, 5, 6 इस तरीके से, और 25 तक जाकर रुकेंगे, तो ये 22वां नक्षत्र आएगा। तो महादशा लॉर्ड का नक्षत्र को भी आपने काउंट करना है और आपको अंतरदशा लॉर्ड के नक्षत्र को भी काउंट करना है, जिसमें हम गलती कर देते हैं। तो 22वां नक्षत्र आया। अब इसे डिवाइड करेंगे बाई 9, डिवाइडेड बाई 9, 9 से भाग दे देंगे, डिवाइडेड बाई 9, 9 से भाग दे देंगे, 9 से भाग दे दिया। 9 से भाग देने पर आप देखिएगा आपका रिमाइंडर या शेषफल कितना बचता है। तो 22 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, 9 दूनी 18, 9 2 18 एंड 4 विल बी द रिमाइंडर। रिमाइंडर आप पता कर लीजिए, रिमाइंडर इज 4, इज 4। आपको रिमाइंडर पता करना है, आपके काम का जो यहां पर है वो है रिमाइंडर 4। अब ये रिमाइंडर आपका डिसाइड करेगा, यहां पर रिमाइंडर या शेषफल जो आया वो डिसाइड करेगा 4। अब आप में से बहुत कहेंगे यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है तो उसे 9 मानकर चलेंगे। भाई दी वे रिमाइंडर 0 आ गया, 9 का ही मल्टीपल हो गया, रिमाइंडर 0 आ जाता है, रिमाइंडर इज 0। किसी केस में 0 आ गया, आपके क्वेश्चन आएंगे ये, तो आप उसे 9 ले लेंगे। रिमाइंडर आपका मतलब 1 to 9 आना चाहिए, 1 to 9 आएगा। 1 से 9 तक रिमाइंडर आएगा, उसके बेस पर हम निर्धारित करेंगे। अभी मैं एक और एग्जांपल लेकर बता देता हूं। सपोज इसी जुपिटर के अंदर शुक्र की दशा कैसी जाएगी। भाई दिवे मैंने जुपिटर में शनि देखा, भाई दिवे जुपिटर में मुझे इस व्यक्ति की शुक्र की दशा देखनी है। करंट में ये मेरे पास आता तो इसकी दशा चल रही है जुपिटर में सैटर्न की, और मैं उसी जुपिटर में जुपिटर की चल रही है, इसके बाद जुपिटर में सैटर्न की शुरू होगी 27/11/2026 से। तो अब यहां पर मैं जाकर देखूंगा जब इसकी जुपिटर में अब सपोज वीनस की मुझे देखनी है, तो मुझे क्या करना है, जुपिटर का नक्षत्र तो अभी हमने निकाला ही था, जुपिटर का नक्षत्र था रोहिणी नंबर 4। अब शुक्र की दशा कैसी जाएगी, तो शुक्र छोड़ दीजिए, वो फिर उसी नक्षत्र में आ रहा है, कुछ न्यू केस ले लेते हैं। चंद्रमा की दशा कैसी जाएगी, जुपिटर में चंद्रमा की दशा, तो चंद्रमा आपका 4 साइन में 3 डिग्री 9 मिनट पर बैठा हुआ है। यह पुनर्वसु नक्षत्र में, जुपिटर के ही नक्षत्र में है। जुपिटर में जुपिटर का नक्षत्र आ रहा है तो वो 1 नंबर आएगा, अभी उसका मैं केस बता दूंगा। तो ये आपका पुनर्वसु नक्षत्र में यहां पर देख लेते हैं, इट इज इन नक्षत्र ऑफ पुनर्वसु 1। जुपिटर में मार्स की दशा देख रहे हैं, तो जुपिटर का नक्षत्र रोहिणी था और मार्स का जो नक्षत्र है वो 9 आ रहा है आपका। पुनर्वसु नक्षत्र 9 होता है। अब यहां पे देख सकते हो पुनर्वसु नक्षत्र है आपका, ओ सॉरी 7, पुनर्वसु नक्षत्र 7 आ रहा है। 7वां नक्षत्र आ गया पुनर्वसु, तो ये हो गया आपका पुनर्वसु 7वां नक्षत्र। तो जुपिटर में मार्स की दशा देख रहे हैं, जुपिटर का नक्षत्र 4 है और मार्स का नक्षत्र 7 है। तो आप काउंट करिए 4 से 7, 4 5 6 7, 4 आया, फिर से 4 ही आ गया है। इस तरीके से हम निकाल लेंगे इस नंबर को। अब जब ये 9 से कम आ रहा है तो डिवाइड करने की जरूरत नहीं है 9 से। सपोज ये आ रहा है 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तब आपको इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। हम 9 से डिवाइड नहीं करेंगे, जो आप आया वही ले लेंगे। सपोज 1 आया तो 1 ले लेंगे, 2 आया तो 2 ले लेंगे, 3 आया तो 3 ले लेंगे एंड सो ऑन। एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए। पिछली बार कुछ मुझे बोलने में, कुछ काउंटिंग में मेरे से गलती हो गई थी, तो उसको अभी हम करेक्ट आपको और क्लियर करने के लिए, जिससे आपको कोई डाउट ना हो। सपोज मुझे इस व्यक्ति की मरकरी की महादशा के अंदर चंद्रमा की अंतरदशा को देखना है। मरकरी की महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा कैसी जाएगी, तो सबसे पहले मैं मरकरी का नक्षत्र लूंगा, वो 9 साइन में 12 डिग्री 44 मिनट है। 9 साइन सेजिटेरियस में 12 डिग्री 44 मिनट कॉमन, उससे ये आपका मूल नक्षत्र होता है 19वां। वैसे मरकरी को यहां पर देखोगे तो ये आपका मूल नक्षत्र आ रहा है, देखिए, और यहां इस लिस्ट में देखोगे तो मूल नक्षत्र 19वें नंबर पर आता है।
तो 19 आ गया। महादशा लॉर्ड का नक्षत्र पहले लिखना है। तो मरकरी की दशा में मून की दशा देख रहा हूं मैं, मरकरी में मून की दशा देख रहा हूं, तो मरकरी मींस महादशा लॉर्ड का नक्षत्र ले लिया मरकरी का, वो आ गया हमारे पास 19। अब मैं चंद्रमा का नक्षत्र देखूंगा। यहां पर देखिए, ये चंद्रमा आपका बैठा हुआ है 3 साइन में 20 डिग्री 13 मिनट, जेमिनाइन में 20 डिग्री 30 मिनट। ये पुनर्वसु नक्षत्र 20 डिग्री पर शुरू हो जाता है। मिथुन राशि में 20 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक पुनर्वसु होता है। वैसे यहां पर भी देखोगे तो ये पुनर्वसु नक्षत्र हो गया। और पुनर्वसु 7वां नक्षत्र होता है। यहां पर देख सकते हो आप, ये 7वां नक्षत्र है। इस लिस्ट को यूज कर सकते हो, आपको याद है तो बहुत ही बढ़िया है। तो आपका चंद्रमा है मून इन पुनर्वसु नक्षत्र नंबर 7। बस नक्षत्र का नंबर पता होना चाहिए। अब 19 से 7 तक काउंट करो। आप 19 से 7 तक हम काउंट करेंगे। यहां पर काउंट करना चाहो तो यहां पर काउंट कर लो। 19वां लिया आपने तो देखिए 9 नक्षत्र तो ये हो गए, और ये 7 तक जाओगे तो टोटल 16 नक्षत्र आएंगे। मूल को भी लेना है और पुनर्वसु को भी लेना है, तो यहां से गिनना शुरू किया तो यहां से यहां तक 9 आएंगे। और फिर ये आपके साथ 16 नक्षत्र आ गए। यहां पर मैंने 16 लिख लिया। 16 नक्षत्र आए, टोटल 16 नक्षत्र। काउंटिंग में गलती ना करेंगे, ध्यान रखना। अब इसको 9 से भाग देना है तो शेष फल आएगा, रिमाइंडर आएगा 7। रिमाइंडर आएगा 7। एक चीज को मैं फिर से और क्लियर कर देता हूं, जो बार बार मुझे मालूम है आप लोगों से बहुत लोगों के क्वेश्चंस आएंगे। यदि आपका सपोज नक्षत्र को गिनने पर 1 आ रहा है, खुद ही आ रहा है तो 1 आएगा। 1 से लेकर यदि वो 8 तक आ रहा है तो आपको 9 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। जब अंतर आपका 9 से ज्यादा आएगा तब 9 से डिवाइड करेंगे। 9, 10, 11 आ रहा है, और जब रिमाइंडर शेषफल 0 आएगा उसको 9 मानकर चलेंगे। तो ये हमने एक पैरामीटर बता दिया। अब दूसरा पैरामीटर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी वो दशा किस तरीके की जाएगी, तो ये तारा का वर्गीकरण है। इनको हम तारा बोलते हैं। आपका नंबर 1 का जो तारा होता है जिसमें आपका जन्म होता है उसे हम जन्म तारा बोलते हैं। देखिए दोस्तों, ये तारे पर क्यों डिपेंड करेगा और नक्षत्रों पर क्यों डिपेंड करेगा। हमारी जो विंशोत्तरी दशा है 120 साल की दशा होती है, या अधिकतर दशा है वो नक्षत्रों पर बेस्ड होती है। और किस तरीके से हमें निकालते हैं कि आपके जन्म के समय पर आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में था उस नक्षत्र के स्वामी की दशा होती है। जब आपकी दशा शुरुआती नक्षत्र पर निर्भर करती है तो आने वाली दशाओं पर भी नक्षत्र का असर होता है। हर एक प्लेनेट किस नक्षत्र में आपकी कुंडली पर बैठा हुआ है, कुंडली में बैठा हुआ है, वो डेफिनेटली आपके दशाओं को गवर्न करता है और दशाओं के रिजल्ट को भी गवर्न करता है। जब भी कोई प्लेनेट और 2 प्लेनेट की जब रिलेटिव पोजीशन होती है, आप इसको गूढ़ चीज है, ध्यान से समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं जिसके बेस पर हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला देखिए क्या होता है, आपके नक्षत्रों को 9 तरीके से डिवाइड किया हुआ है आपकी कुंडली में। आपके लिए जो नक्षत्र हैं उनको भी 9 तरीके से डिसाइड किया हुआ है, और आपका जो दशा लॉर्ड है उसके भी नक्षत्र होंगे। अब ध्यान से समझना इस चीज को। आपको ये मैं बिल्कुल एक न्यू कंसेप्ट आपको आज की क्लास में यहां पर एक्सप्लेन करूंगा, और ये कंसेप्ट CS पटेल सर का है और केन राव सर ने भी इसको अप्रूव किया है, और बहुत ही सटीक कंसेप्ट है। ध्यान से समझना। आपका जन्म जिस नक्षत्र में होता है, जन्म के समय आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसे हम जन्म तारा या बर्थ स्टार बोलते हैं। उससे अगला वाला नक्षत्र संपत होता है, उससे अगले वाला विपत होता है। मतलब आपके जन्म नक्षत्र से तीसरा विपत होता है। यहाँ पर जन्म तारा आपके लिए न्यूट्रल होता है। संपत तारा इसलिए बोलते हैं, ये जो होता है ये आपको संपत्ति, वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी देगा। संपत तारा। तीसरा तारा जो है आपके लिए वो विपत होता है। मतलब इस तारे के अंदर आपको ट्रबल्स, परेशानी आएंगी, विपत्ति आएंगी, डेंजर होगा, इस तरीके की स्थिति होती है। आपका जिस नक्षत्र में जन्म हुआ है उससे चौथा होता है शेम। ये आपका कुशल सेम बताता है। जैसे हम लिखते हैं कुशल सेम पूछते हैं, वो शेम है ये, और ये आपके वेलफेयर और वेल बीइंग को इंडिकेट करता है। और आपके जन्म तारे से 5वां जो भी नक्षत्र होता है उसे प्रत्यारी बोलते हैं। प्रत्यारी का मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स, कठिनाइयां, रुकावटें। तो ये रुकावटों को इंडिकेट करता है, एनिमी, शत्रुओं को इंडिकेट करता है। जन्म तारे से 6ठा तारा होता है साधक। ये आपका अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। इसमें आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साधना पूरी होती है साधक के अंदर। 7वां होता है वध तारा। वध तारा एक्चुअली यहाँ पर वध का वध से मतलब नहीं है, ये आपका एंड करता है किसी भी चीज का। वध का मतलब होता है अंत, नष्ट करता है। आपके कोई भी काम है उसका अंत कर देगा, आपकी बीमारियों का भी अंत कर सकता है। वध तारा के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल सकते हैं, जरूरी नहीं है नेगेटिव मिले, मगर ये आपको नष्ट कर देता है, किसी भी चीज को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। 8वां तारा होता है मैत्र। मैत्र का मतलब होता है फ्रेंड। इसके अंदर आपको ज्यादा कठिनाइयां नहीं होंगी,
आपको ये इस तारा आपको एक दोस्त की तरह बिहेव करेगा। और लास्ट वाला तारा होता है आपको अति मित्रा, ये भी फ्रेंड की तरह ही बिहेव करता है। तो इसमें जो आपका मेनली तीसरे नंबर पर जो तारा आता है विपद, 5वें नंबर पर आता है प्रत्यारी, और 7वें नंबर के तारे आपके लिए खराब है। मतलब आपका जन्म, सपोज आपका जन्म नक्षत्र जो भी है उससे तीसरे नंबर का तारा, यहां पर हम देखते हैं इसमें से अधिकतर आप में से लोग ज्ञानी हैं बहुत ज्यादा, वो सारी चीज जानते हैं इनमें से, मगर मैं आपको एक नई चीज जो बताऊंगा उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना, उससे मिक्स मत करना जो आप जानते हो। जैसे इन व्यक्ति का जो भी चंद्रमा जन्म के समय जिस भी नक्षत्र में है, पुनर्वसु में, ये इनका जन्म तारा हो गया। अब इनके बाकी सारे तारे आप पता कर सकते हो। जन्म तारा आपको पता लगा इनका पुनर्वसु हो गया, तो इनका पुष्य जो नक्षत्र है वो इनका संपत तारा होगा, अश्लेषा नक्षत्र इनका विपत होगा, मगा इनका क्षेम होगा, पूर्व फाल्गुनी इनका प्रत्यारी होगा, उत्तर फाल्गुनी इनका साधक होगा, हस्त इनका वध होगा, चित्रा इनका मित्र होगा, और स्वाति इनका अति मित्र होगा। इसके बाद विशाखा फिर से पुनर्वसु यदि इनका जन्म तारा है तो ये इस लाइन के तीनों जो नक्षत्र हैं वो जन्म तारा कैटेगरी में फॉल करेंगे। इसके बाद इनका ये संपत है पुष्य, तो इस लाइन के तीनों इसके आपके संपत तारा कैटेगरी में फॉल करेंगे। ये अश्लेष है तो इसको तीनों तारा आपके विपत तारा कैटेगरी में फॉल करेंगे। तो एक जो भी नक्षत्र एक लाइन में आ रहा है इन 9 में से, और तीनों के तीनों उस लाइन के जो नक्षत्र हैं वो उसी कैटेगरी में फॉल करेंगे, ध्यान रखना है। ये आप सबको पता है, वो चीज बताइए मैंने आपको, मगर अब मैं जो नई चीज बता रहा हूं उस पर ध्यान रखना। आपकी कुंडली के लिए आपके हर ग्रह का एक जन्म तारा है, आपके लिए हर ग्रह का एक जन्म तारा है, हर ग्रह का एक संपत तारा है, हर ग्रह का एक विपत तारा है, हर ग्रह का एक आपका क्षेम तारा, हर ग्रह का। अब आप इसे समझें, यहां पर मैं एक दशा और अंतरदशा को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, और इस चीज को आप बिल्कुल सीरियसली बैठकर नोट कर लें। मैं आपको ये, मेरा ऐसा मानना है शायद कि मैं आपको एक बहुत ही नई चीज आज की क्लास में बताने वाला हूं, और ये शायद YouTube पर फर्स्ट टाइम होगा, आप सभी की नॉलेज के लिए फर्स्ट टाइम होगा। आप में से यदि किसी को ये किसी ने पहले पढ़ा है, मुझे भी मेरे गुरुओं ने बताया है, मगर ये मैं पहली बार यहाँ पर आपको इस YouTube वीडियो पर लेकर आ रहा हूँ। मैं अपने कुछ प्राइवेट कोर्सेज में ये कराता हूँ, तो आपको यदि पहले से मालूम है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, हाँ जी हमें मालूम था, और कहाँ से मालूम चला ये जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी उनको कॉन्टेक्ट करना चाहूंगा जिनको ये चीज पता थी। तो क्योंकि ये मेरे को जिन गुरु ने कराया है वो गुरु नॉर्मल नहीं है, वो नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी नहीं कराते, ये चरणों में बैठकर सीखी हुई चीज है जो मैं आपके सामने आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। यहां पर देखते हैं हम, देखिए ये एक, मैं कोई भी एक दशा पिक कर लेता हूं जस्ट फॉर एग्जांपल। सूर्य के अंदर मून की दशा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, सूर्य के अंदर मून की दशा। अब आपका जो सूर्य है, सूर्य ध्यान से सुनिएगा, सूर्य आपका, इसके लिए भी आपके 9 के 9 तारे होंगे। मरकरी की दशा देखोगे तो मरकरी के लिए भी 9, खुद मरकरी, आपके मरकरी के लिए 9 तारे होंगे आपकी कुंडली में, आपके मार्स के लिए 9 तारे होंगे आपकी कुंडली में, आपके जुपिटर के लिए 9 तारे होंगे आपकी कुंडली में, आपके सभी ग्रहों के लिए 9 अलग अलग तारे होंगे। तो आपकी कुंडली के लिए सूर्य को मैं देखता हूं, तो सूर्य जिस नक्षत्र में है वो आपकी कुंडली के लिए सूर्य का जन्म तारा हो गया उत्तराषाढ़। आपकी कुंडली में सूर्य का जन्म तारा सन की महादशा में, मुझे अंतरदशा देखनी है, तो सन आपका उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, ये सूर्य का जन्म तारा है। अब उत्तराषाढ़ नक्षत्र के बाद जो भी नक्षत्र आएगा, उत्तराषाढ़ ये आ गया, ये सूर्य के लिए आपका संपत तारा श्रवण है, सूर्य के लिए आपका विपत तारा धनिष्ठा है, सूर्य के लिए क्षेम तारा सतविषा है। अब सूर्य की महादशा में ध्यान से सुनिएगा मेरा सेंटेंस, जो भी आपका अंतरदशा आप देख रहे हो, उस अंतरदशा लॉर्ड को आपने देखना है वो सूर्य के किस तारे में आ रहा है, आपकी कुंडली के सूर्य के किस तारे में आ रहा है। जो भी आपका अंतरदशा लॉर्ड आपके सूर्य के संपत तारे में आ रहा है वो आपको वेल्थ देगा, मगर जो भी आपके विपत तारे में आ रहा है वो आपको प्रॉब्लम्स देगा ही देगा। जो भी प्रत्यारी तारे में आ रहा है वो ऑब्स्ट्रक्शन देगा, जो भी वध तारे में आ रहा है वो आपके चलते हुए काम को रुकवाने का काम करेगा, और ये डेफिनेटली होगा एक महादशा के अंदर अंतरदशा के रिजल्ट देखने का ये तरीका है। अब सूर्य में मैं आपको सिंपली यहां पर देखता हूं, सूर्य का आपको पता चल गया उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, 21वां नक्षत्र है। अब यहां पर हम देखते हैं आपकी दशा सूर्य के अंदर, सपोज आप देखना चाहते हो
मून की अंतरदशा, तो मून पुनर्वसु नक्षत्र में, सूर्य की महादशा में मून की अंतरदशा देख रहे हो, तो मून आपका पुनर्वसु नक्षत्र में है, सूर्य आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो पुनर्वसु काउंट कर लीजिए यहां से उत्तराषाढ़ा से। 1 2 3 4 5 छठे 5वें नंबर पर आ रहा है, देखिए ये 5वें नंबर पर आ रहा है, तो तीनों 5वें नंबर पर आएंगे। तो आपका उत्तराषाढ़ा से 5वें नंबर पर आ रहा है, 5वें नंबर का आपका प्रत्यारी होता है, इसका मतलब ये आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट करेगा। सूर्य की महादशा में आपको मून की अंतरदशा में ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी, आपकी जिंदगी के अंदर कठिनाइयां होंगी, ये निश्चित हो गया। अब एक दूसरा जो मैंने तरीका बताया था उस तरीके से भी आप निकालोगे तो आपको एक प्रत्यारी तारा ही आएगा, 5 आपका शेष बचेगा। कैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14वें नंबर पर आया पुनर्वसु। 9 से डिवाइड करो, शेष फल 5 बचा, तो 5वें नंबर पर कौन सा तारा आ रहा है? प्रत्यारी। प्रत्यारी का मतलब हो गया ऑब्स्ट्रक्शन। ऐसे हम देखेंगे। एक तो काउंटिंग का तरीका मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, महादशा लौट के नक्षत्र से अंतरदशा लौट तक गिन लीजिए बगैर कोई दिमाग लगाए हुए। आपने दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन जन्म तारा है कौन प्रत्यारी तारा है, तो आप एक से आपके महादशा लौट के नक्षत्र से अंतरदशा लौट के नक्षत्र तक गए, 9 से डिवाइड किया, जो भी शेष फल बच गया 5 बच गया, इसका मतलब वो प्रत्यारी तारे में अंतरदशा लौट आपको ऑब्स्ट्रक्शन देगा। और एग्जांपल, अब सूर्य की महादशा में मुझे सपोज शनि की अंतरदशा देखनी है, इस व्यक्ति की कैसी जाएगी। देखिए कितना सटीक तरीका है, शनि का नक्षत्र देख लीजिएगा, आप डायरेक्ट निकालना चाहो यहां से देख लो। शनि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में है, देख लेते हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का है। आपका महादशा लॉर्ड उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में था, वो पूर्व भाद्रपदा में, तो फिर गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर के नक्षत्र में आ गया। 6 नक्षत्र तो आपका साधक नक्षत्र होता है। साधक नक्षत्र का मतलब आपकी जो साधना है वो पूरी होंगी, काफी समय से जिस काम के लिए प्रयास कर रहे थे वो काम इस अंतरदशा के अंदर आपका अकम्प्लिश हो जाएगा। आप कोई भी किसी चीज के लिए प्रयास कर रहे थे, मकान बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे, कोई कार खरीदने के लिए प्रयास कर रहे थे, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, किसी कंपटीशन में सक्सेस की आपको उम्मीद थी, यहां पर आकर वो पूरी हो जाएगी, आपकी साधना पूरी हो जाएगी, जो भी हार्ड वर्क आप कर रहे थे वो आपका यहाँ पर अकम्प्लिश हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ये सर्टेन है। अब हम चले जाते हैं अगले उसके अंदर, देखिए और हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। आई होप आपको अब तक क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो मैं एक लास्ट आपको एग्जांपल लेकर एक्सप्लेन कर देता हूं। इस वीडियो को देखते ही आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में यदि आपकी कोई डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। यूट्यूब के ऊपर सभी प्रश्नों का जवाब दिया नहीं जा सकता, उसका रीजन ये होता है आपके प्रश्न बड़े होते हैं और उतना आंसर देने की वहां पर जगह नहीं होती और टाइप करने में वक्त भी लगता है। समझ मुझे सूर्य के अंदर ही अभी शुक्र की अंतरदशा को देख रहे हैं, शुक्र छोड़ देता हूं और कोई दूर का ले लेता हूं। सपोज सूर्य के अंदर मुझे इसमें जुपिटर की अंतरदशा को, सूर्य की महादशा में जुपिटर की अंतरदशा को, जुपिटर को मैं यहां पर देखता हूं वो रोहिणी नक्षत्र में है, और सूर्य से अब हम देख लेते हैं रोहिणी नक्षत्र में तो क्या करना है। देखिए सूर्य आपका उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में था और जुपिटर रोहिणी नक्षत्र में था, यहां से आप रोहिणी तक गिन लीजिए 1 2, वैसे तो ये 2 में ही आ जाएगा, ध्यान रखना यहां पर जो श्रवण आ रहा है उसी वाली लाइन में आ रहा है तो 2 ही आएगा, शेष फल भी 2 आएगा, मगर आप यहां से गिनना शुरू कर दीजिए, गिनने के तरीके से आप करना चाहें, ये समझ में नहीं आया हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 आया रोहिणी, तो 11 को 9 से डिवाइड करोगे तो शेष फल 2 आया। 2 का मतलब कौन सा तारा हो गया हमारा? 2 का मतलब हो गया संपत्ति तारा। इसका मतलब इसमें आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, वेल्थ मिलेगी, आपके पास बहुत मोटा पैसा आएगा। तो देखिए इस तरीके से हम किसी भी महादशा के अंदर अंतरदशा का रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहां पर आपको हर महादशा लॉर्ड के खुद के तारे पता करने पड़ेंगे आपकी कुंडली में, महादशा लॉर्ड की पूरी 9 तारों की सीक्वेंस बनानी पड़ेगी। जो भी अंतरदशा लॉर्ड महादशा लॉर्ड के शुभ तारे में होगा वो आपको अच्छे रिजल्ट देगा, और जो अंतरदशा लॉर्ड महादशा लॉर्ड के अशुभ तारे में होगा वो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, ऐसा हम प्रेडिक्ट करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगेगा, यदि अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करिएगा, और आने वाले वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करते रहिए। इसी तरीके के आपको मजेदार और इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस पर हम वीडियोस लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।